पिछले कुछ वीडियो में हमने 2025 के इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर और 2024 के भी इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चंस को हमने MCQ क्वेश्चंस को हमने समझाया था। एक वीडियो 2025 के फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी बनाया। आज ये वीडियो बना रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। और ध्यान दें, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है। आप देखें, पूरी पार्टनरशिप फर्म का वेटेज 36 मार्क्स का है, कंपनी का वेटेज 24 मार्क्स का है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का वेटेज 20 मार्क्स का है। पर उस 20 में से 8 मार्क्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के हैं। यदि आप इन्हें ध्यान से देख लेते तो एक चैप्टर ही आपको एग्जाम में पास होने के लिए कहीं ज्यादा आपको नंबर दिलवा देगा। तो देखिए 2025 के जो डिफरेंट सेट आए, 67, 73 में क्या क्वेश्चन रहे। तो यहाँ पर 8 मार्क्स में क्या आता है, 1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और 6 मार्क का एक क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा? परचेस ऑफ इन्वेंट्री हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, डिविडेंड नहीं होगा, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं होगा और इशू ऑफ डिबेंचर भी नहीं होगा। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके और में क्या पूछा, सेल ऑफ पेटेंट्स विल रिजल्ट इन। पेटेंट को बेचा तो पेटेंट एक नॉन करंट असेट होती है। जो असेट है नॉन करंट असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, बेचेंगे तो पैसा आएगा। यहाँ पर इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। एक और जो क्वेश्चन रहा इस सेट में, स्टेटमेंट 1, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत। मार्केटेबल सिक्योरिटीज न तो ऑपरेटिंग में आती है, न इन्वेस्टिंग में आती है, न फाइनेंसिंग में आती है। ये सबसे एंड में, कैश फ्लो के सबसे एंड में हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद ओपनिंग लिखते हैं, क्लोजिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका कहीं कोई कैश फ्लो में इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये ना तो इनफ्लो में आएगी ना आउटफ्लो में आएगी। सेकंड, कैश फ्लो इंप्लाइज ए मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड कैश आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम। ध्यान दो, नॉन कैश आइटम का इनफ्लो आउटफ्लो को ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये भी गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो बी इज द राइट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं 6-3 सेट में क्या रहा। अगेन 2 स्टेटमेंट रहा इसमें। द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस in the balance sheet of Samta Limited showed a deficit of 2 lakh on 31st March 23 and a surplus of 3 lakh on 31st March 24. 5 lakh will be considered as profit earning during the year for preparing cash flow statement. तो देखें हम क्या करते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि 3 लाख, उसमें से माइनस करते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट नेगेटिव था तो माइनस के 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 लाख से इंक्रीज ही होगा। बिल्कुल सही बात है, करंट ईयर में 5 लाख का प्रॉफिट रहा, तो ये सही रहे। सेकंड स्टेटमेंट देखें, on 31st 23 the goodwill account of Zeta Limited showed a balance of 4 lakh and on 31st March 24 it showed a balance of 5 lakh. 1 lakh will be considered as goodwill acquired during the year for the preparation of cash flow statement. देखिए 23 में 4 लाख थी और 24 में 5 लाख हो गई। 1 लाख से इंक्रीज रही और 1 लाख से इंक्रीज रहा, मतलब क्या, हमने गुडविल परचेज करी है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। एक और क्वेश्चन क्या रहा है इस सेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। अब आउटफ्लो ऑफ कैश में क्या होगा, कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, बिल्कुल ही आउटफ्लो होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज नहीं होता है। इश्यू ऑफ शेयर भी इनफ्लो होता है। डिविडेंड रिसीव्ड भी इनफ्लो होता है। तो आउटफ्लो क्या होता है, कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, सैलरी वगैरह का पेमेंट है। इसके और में आया, इन केस ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसिडर एज एन। अब ध्यान दे, चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो या फाइनेंशियल कंपनी हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ये एक ऐसी आइटम है जो हमेशा फाइनेंसिंग में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही रहेगा। 6753 में क्या रहा, द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज आर कॉल्ड। कहां पर चेंज आ रहा है, ऑनर्स कैपिटल और बोरोइंग में चेंज आ रहा है। ऑनर्स कैपिटल और बोरोइंग कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज होते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा डी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द इनफ्लो ऑफ कैश। जो इनफ्लो ऑफ कैश नहीं है, क्या पूछा गया, जो इनफ्लो ऑफ कैश नहीं है मीन्स व्हाट, आउटफ्लो है। तो देखिए किससे आउटफ्लो है, तो पेमेंट ऑफ सैलरी आउटफ्लो है, परचेस ऑफ मशीनरी भी आउटफ्लो है। ये इनफ्लो होगा तो आउटफ्लो नहीं है, ये भी आउटफ्लो नहीं है। पर यहाँ इन्होंने पूछा विच इज नॉट रिजल्ट इन द इनफ्लो, जो इनफ्लो नहीं है। तो यहाँ पर तो दो राइट ऑप्शन दिख रहे हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी आउटफ्लो है, परचेस ऑफ मशीनरी भी आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। तो ये क्वेश्चन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर बी भी सही है और डी भी सही है। और जो ए ऑप्शन है वो तो इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 राइट ऑप्शन हो सकते हैं। यदि ये नॉट नहीं होता तो हो सकता है सी इज द राइट आंसर होता, जो इनफ्लो है। पर ये क्वेश्चन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट देखें
6753 में क्या क्वेश्चन रहा, स्टेटमेंट इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी वेयर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। तो बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट और डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग होता है और इंटरेस्ट और डिविडेंड का रिसिप्ट इन्वेस्टिंग होता है। तो ये बात सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड, investing and financing transaction that requires the use of cash and cash equivalent should be excluded from cash flow statement। क्या पूछा इसमें, investing and financing transaction that requires the use of cash और cash equivalent, मतलब जिस वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिससे पैसा आ रहा जा रहा है, should be excluded from cash flow statement। नहीं, ये एक्सक्लूड नहीं होते, ये तो इंक्लूड होते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। तो सही आंसर है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। 4.3 में देखिए क्या रहा क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार बनता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनता है। ये कोई 26 गुडविल इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है, कंपनीज एक्ट के अनुसार नहीं बनता है। ये किसके अनुसार बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसके और में देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आउटफ्लो बोल रहे हैं और क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये तो गलत है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउटफ्लो तो जरूर है पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नहीं होता है, तो यह भी गलत है। सेल ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेल से आउटफ्लो नहीं होता, इनफ्लो होता है, तो यह भी गलत है। पेमेंट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बिल्कुल सही बात है, आउटफ्लो भी हो रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी, तो डी इज द राइट आंसर। इन्होंने पूछा क्या करेक्ट है, तो डी इज द राइट आंसर। अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्नो लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वुड बी ₹4 लाख। ध्यान दें 5 लाख का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे माइनस कर देंगे तो सही है आंसर 4 लाख। स्टेटमेंट 1 इज राइट। टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ध्यान दें यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम रिवर्स में जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड से सेट में क्या रहा, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट if they are realizable into known amount of cash from the date of acquisition within a period of, कितने पीरियड में होंगे तो उसे कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये इसका आंसर है डी, 3 मंथ्स और लेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सी आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं यूज होती है, तो ट्रेड रिसीवेबल ही नहीं यूज होती है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक रिसीव होते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, चेक इन हैंड भी होते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या रिसीव नहीं होते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल रिसीव नहीं होते हैं। इसी में को रहा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्नो लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 ऑन मशीनरी, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वुड बी 2,50,000। तो बिल्कुल सही है, हम डेप्रिसिएशन को एडअप कर देते हैं, तो 250 है। डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश फ्लो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इससे कोई कैश का ना तो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सेट का, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड रहा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म होता है और वो सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं जो कैश इक्विवेलेंट नहीं आते, तो स्टेटमेंट 1 सही है। कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिजल्ट इन द आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो असेट खरीदेंगे तो आउटफ्लो होता है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट सेट में देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सी ऑपरेटिंग होगी, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर द गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल ये ऑपरेटिंग होती है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइज, ये ऑपरेटिंग नहीं होती है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, तो ये भी ऑपरेटिंग होती है, ये भी सही है। कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, ये नहीं होती है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट थर्ड किस में कहा गया, बी इज द राइट आंसर। इसके और में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या इनकरेक्ट है, देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
तो बिल्कुल ये सही है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी सही है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये गलत है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, तो यह भी सही है। तो उन्होंने पूछा विच वन इज इनकरेक्ट, तो सी इज इनकरेक्ट, सी इज द राइट आंसर। अब इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस मोस्टली कैसे पूछे गए, पूरे यदि आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करते आता है तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आता है तो आपको इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 6 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे 6 मार्क से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने MCQ क्वेश्चन सॉल्व करे, तो कैश फ्लो से दो 1 मार्क के MCQ आएंगे और 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 6 मार्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो समझेंगे।